भाई सभी को राम राम। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और इससे पहले वाली क्लास में हमने हरियाणा को इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हरियाणा के कुछ नाम पढ़े थे। तो फिर आज स्टार्ट करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता। तो लेट्स स्टार्ट। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता है जो आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। यानी कि इसका साथ साथ चार सभ्यताएं थी, यानी कि विश्व में अब तक चार सभ्यताएं हुई हैं, जिसमें एक तो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि पहली तो यह मान लो सिंधु घाटी सभ्यता है। और दूसरी सभ्यता थी इसका साथ साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। दूसरी सभ्यता यह थी। इसके अलावा तीसरी सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। कहां की सर? मिस्र की सभ्यता। और चौथी सभ्यता थी चीन की सभ्यता। और इनमें एक एक क्वेश्चन मतलब ओवरव्यू मैं देने वाला हूं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे थी। यानी कि एक एक क्वेश्चन यहां से कर लेते हैं और डिटेल में फिर सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु नदी के किनारे है, इसीलिए तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? वो है दजला फेरात नदी के किनारे। दजला फेरात नदी के किनारे, जो वर्तमान में इनका नाम है यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी बोलते हैं इनको आज। ठीक है, ये वर्तमान में नाम है, पहले उस टाइम पे दजला और फेरात बोला कर दे। और मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? वो है नील नदी के किनारे। ठीक है, और जो चीन की सभ्यता है वो पीली नदी के किनारे है, पीली नदी के किनारे है। ठीक है, और पीली नदी को ही क्या बोलते हैं? हुआंग नदी बोलते हैं, हुआंग नदी बोलते हैं। ठीक है, और नील नदी के बारे में एक इंफॉर्मेशन और पता होगा आपको कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। कोशिश करूंगा आज राइटिंग साफ हो बिल्कुल। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता तो जैसे कि भाई पाकिस्तान में है, भारत में है, अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान देख ली थोड़ा बहुत। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो कहां पे है सर? वो है ईरान के अंदर। और जो मिस्र की सभ्यता है वो अफ्रीका और मध्य एशिया के मध्य है, अफ्रीका और एशिया के मध्य है। और चीन की सभ्यता तो चीन में ही है, एशिया के मध्य है। ठीक है, और किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। चीन की सभ्यता चीन में होगी, यानी कि पीली नदी बोले तो हुआंग नदी। ठीक है, उसके बाद ये डिटेल से सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले लिपि पढ़ेंगे। और जो आपने इमेज में देख लिया होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए अपने। सभ्यता की लिपि, यह लिपि देखकर आपका क्या समझ में आवा है कि इसमें सर ज्यादा चित्र बने हुए हैं। ठीक है, अब ये चित्र हैं, इस चित्र का क्या मीनिंग था, उन्होंने इस चित्र को मतलब किस वे में रिप्रेजेंट किया होगा, ये आप लोग नहीं जानते। ठीक है, और जब सामने वाले की आपको ये नहीं पता कि उसने चित्र किस वे में के सोच के बनाया है, तो इसका मतलब आप उसकी थिंकिंग नहीं पहचान पाए। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या मतलब निकाला इस चित्र का तो वो खुद वही जानते होंगे, यानी कि आज तक ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। इसीलिए इसको चित्रात्मक लिपि भी कहा है, चित्रात्मक लिपि बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को, क्योंकि इसमें ज्यादा चित्र बने हुए हैं। और चित्र में भी जिस तरह की इंसान का चित्र बना दिया, किसी पशु का चित्र बना दिया, किसी मछली का चित्र बना दिया। ठीक है, उसी तरीके से देखो यहाँ पे इंसान के बीच में चित्र बना रखे, इस साइड कुछ पशु के जिस तरह शेर वगैरह के, जो टाइगर उसके हैं, यहाँ पे भी देखो चित्र हैं। ये अलग अलग उन्होंने कलाकारी दिखा रखी है और इन कलाकारियों का मतलब आज तक हम समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको चित्रात्मक लिपि बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद बोलते हैं इसको सर्पिलाकार। अच्छा, कुछ जो चित्र है मतलब वो इस तरीके नूल बनाया कर दे, नून का भी होया करता। ठीक है, जो लिपि कुछ चित्र बनाया कर दे तो वो इस वे में लिखा कर दे, यानी लिपि नू लिखा कर दे, तो इसलिए इसको सर्पिलाकार भी लिपि कहा है, सर्पिलाकार लिपि भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसकी शैली को, यानी कि जो शैली है, लिखण की जो शैली है उसको बोलते हैं, जो इस लिपि की जो शैली है वो है ब्रुस्टोफेदर,
ब्रूस्टोफैदन लिपि शैली में। यानी कि ब्रूस्टोफैदन का मतलब क्या आ रहा है कि अगर कोई चीज दाएं से बाएं लिखी जाओगी और फिर बाएं से दाएं लिखी जाओगी तो उस शैली को बोलते हैं ब्रूस्टोफैदन, ठीक है, या ब्रूस्टोफैदम। कैसे ब्रूस्टोफैदन भी है और ब्रूस्टोफैदम भी है। ये लिपि के बारे में है, ठीक है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है, यानी कि उसमें चित्र बने हुए हैं और जो लिपि है वो एक सर्पिलाकार के रूप में बनी हुई है, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से सांप चाल लग रहा है उससे तरीके यह लिपि बनी हुई है, इसलिए इसको सर्पिलाकार लिपि बोल दिया गया। इसकी शैली मतलब किस वे में लिखी गई है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी गई है, इसलिए इसको ब्रूस्टोफैदन लिपि कहा गया, ठीक है। और सर इसके बारे में, लिपि के बारे में एक दो पॉइंट हम यहीं पे लिख लेते हैं, अगर साफ से लिखा यार ये तुम्हारी। इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया गया? लिपि को पढ़ने का सबसे जो पहले प्रयास कराया था वो किसने कराया था सर? वो कराया था, थोड़ा यहां से लिख देता हूं, वेडन महोदय ने। वेडन महोदय ने सबसे पहले इस लिपि का पढ़ने का प्रयास कराया था। मैंने बोला यहाँ पे प्रयास, यानी कि पढ़ा नहीं गया, सिर्फ उसने प्रयास कराया था। और भारतीय की बात करो तो सबसे पहले भारतीय कौन थे जिसने ये प्रयास कराया? वो थे नटवर झा थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो लिपि से संबंधित हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं फिर। इसका अतीत के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि सिद्ध वर्मा में सिंधु घाटी से बता नहीं लिखूंगा, सिर्फ यहाँ अतीत लिख देता हूँ कि इसके बारे में किस व्यक्ति ने के बात करी, ठीक है। और जो सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता के होने की बात कही है वो 1826 में किसने करी थी? 1826 में चार्ल्स मैसन ने कही थी। यानी कि हिंदुस्तान में एक प्राचीन हड़प्पा सभ्यता है, मतलब इस तरीके है। हड़प्पा तो बाद में नाम आया था 1921 में, लेकिन उनने एक स्थल की बात करी थी, यानी कि चार्ल्स मैसन ने कही थी। 1834 में किस व्यक्ति ने गया था सर? कुछ 1834 में बैनर्स थे। बैनर्स ने एक नुकाया कि भाई किसी नदी के किनारे कोई सभ्यता थी वो ध्वस्त होगी। बैनर्स ने क्या कहा था? किसी नदी के किनारे ध्वस्त होने की बात करी है, यानी किसी सभ्यता को ध्वस्त होने की बात कही थी, ठीक है। उसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम आए थे, उन्होंने सभ्यता का वो किया था, सर्वेक्षण कराया था। कब? ये मैं सिर्फ नो लिखूं ना, हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण कराया, यानी कि जो आज हड़प्पा स्थल जो बोला गया है वो खोजा तो 1921 में गया था, लेकिन उस पर सर्वेक्षण कराया था, इसलिए मैं उस टाइम को हड़प्पा ही नाम बोलूंगा उसका। यानी कि 1851-53 में कनिंघम ने, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, उसने क्या कराया था? हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण कराया। अब क्वेश्चन क्या बना दिमाग में कि सर हड़प्पा स्थल तो बाद में खोजा गया था, आप बता रहे हो 1851 और 53 के बीच में। हाँ भाई बिल्कुल खोजा गया हुआ, लेकिन जिस टाइम पे खोजा गया ना उसी टाइम पर हड़प्पा स्थल मतलब जब संरक्षण करना लग रहा था ना, उड़े हड़प्पा स्थल मिला था, तो इसलिए मैं उसका जब नाम पता हमने कर दिया कि हड़प्पा है, तो मैं सिर्फ उसी के बारे में वो नाम यूज कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये मैं सीधा लिख दूं, कनिंघम ने एक टीले का सर्वेक्षण कराया था। जहां टीले का सर्वेक्षण कराया वो एक हड़प्पा स्थल था, ठीक है। उसके बाद फिर इसने मानचित्र भी जारी कराया था। कब जारी कराया सर? वो 1856 में, यानी कि जो एरिया डिसाइड कर दिया कि इस एरिया के अंदर कोई ना कोई स्थल है, ठीक है। यानी कि हड़प्पा का मानचित्र जारी कर दिया, ठीक है। यानी कि एरिया बता दिया उसने। मानचित्र जारी करने वाला पहला व्यक्ति था। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम था, जारी करने वाला पहला व्यक्ति था, ठीक है। तो ये चीज नोट होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, इससे ना फिर क्या कम है, कनिंघम को ये क्या कहा जाता है? इसने एक 1861 में एक पुरातत्व विभाग की स्थापना करी थी, जिसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करने वाले किसको बोला जाता है? कनिंघम को बोला जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी गई। तो कब करी गई? 1861 में करी गई। किसके द्वारा करी गई? वो करी गई कनिंघम के द्वारा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसी को फिर अगर इसने स्थापना करेगी तो इसी को जनक कहा गया, यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, भारतीय पुरातत्व विभाग का
जनक की बात करूं तो वो कौन कहलाएंगे? कनिंघम कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1904 में ही सिर्फ जो की पॉइंट्स हम वो डिस्कस कर रहे हैं वो नोट करना रहे हैं। 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, यानी कि जो भी पुराने स्थल वगैरह में लेंगे उसका उनका संरक्षण करना है, उसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया जो 1904 में है। और 1904 से मैं थोड़ा एक चीज रिलेट करना चाहूंगा कि उस टाइम पर वायसराय कौन थे। मतलब 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। तो इस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड कर्जन का समय था, यानी कि लॉर्ड कर्जन का समय था। लॉर्ड कर्जन का समय कब था? 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, उसके बाद जॉन मार्शल थे जिन्होंने क्या कराया था? सर्वेक्षण कराया था। उन्होंने बताया था कि भाई यहाँ एक हड़प्पा स्थल होगा। उनने क्या कराया? जॉन मार्शल ने एक टीम बनाई थी। ठीक है, एक टीम बनाई, 5 सदस्य की टीम बनाई थी, जिसमें 5 सदस्य कौन कौन थे? वो पहला था यानी कि दयाराम सानी थोड़ा नुआ होगा, सानी। ठीक है, दूसरे थे राखल दास बनर्जी थे सदस्य। और तीसरे सदस्य थे माधव स्वरूप वत्स। और चौथे सदस्य थे अर्नेस्ट, वो तो हिंदी नाम है, ये थोड़े अंग्रेज टाइप नाम है, अर्नेस्ट मैके और मार्टिन व्हीलर। ये 5 सदस्य थे। यानी कि जॉन मार्शल ने 5 टीम के सदस्य लिए और फिर वहां पर सर्वेक्षण कराया, खुदाई करी गई। उसके बाद जब यह 5 टीम की टीम बनने के बाद ही जो स्थल मिलेंगे उनके फिर नामकरण कर दिए जाएंगे। ठीक है, जिस तरह की 1921 में कौन सा स्थल मिला था? हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा हुई सर? वो जो टीम के सदस्य थे दयाराम साहनी ने, यानी कि उनने फिर उनके टीम के जो वर्कर थे, यानी कि सर्वेक्षण में जो एड वो बन रहे थे उस टीम के, दयाराम साहनी, और उनके ऊपर भी एक टीम थी जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल ने उस टीम में दयाराम साहनी को नियुक्त किया था। उसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज कर दी थी। ठीक है, और ये बता दूं मैं, हड़प्पा की खोज किस नदी के किनारे हुई थी? वो हुई थी सर रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के। और 1922 में फिर किसकी खोज हुई थी? जो इंपोर्टेंट स्थल हैं जो हम ज्यादा पढ़ा। हाँ, 1922 में मोहन जोदड़ो की खोज हुई। और इसके खोजकर्ता कौन कहे जाते हैं? वो कहे जाते हैं सर राखल दास बनर्जी। अब कंफ्यूजन क्या बना है? जब ये दोनों चीज हमने बेरा तो है कि भाई मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने थी खोज करी थी, और मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने। लेकिन ये तो याद कर लिया, लेकिन कुछ टाइम बाद ये नाम मिसमैच हो जाए हैं, यानी कि राखलदास बनर्जी का तो ऑप्शन लगाया हम हड़प्पा और दयाराम साहनी का ऑप्शन लगाया हम मोहनजोदड़ो। तो उसके लिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के एक छोटी ट्रिक बना लो, जिस तरह की मोहन दास है भाई, यानी कि मोहन एक गुलाम है, दास गुलाम ने क्या कर रहे हैं, यानी कि मोहन दास था। ठीक है, और हड़प्पा यानी कि पापा था मान लो, यानी कि पापा ही दया कर सके है। ठीक है, और कोई भी दया नहीं कर रहा, सिर्फ आपके पापा ही आपको ऊपर दया दिखा सके और कोई दया नहीं दिखा सकता। इसलिए बस ये छोटी ही एक निमोनिक्स है जिसका आपको नु याद हो जाए कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी थी और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने करी थी। ठीक है, और आपको पता है कि 1921 में पहले खोज, 21-22 में भी कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का वहां हड़प्पा के नाम पे ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाए। ठीक है, इसलिए फिर जो पहले खोज हुई होगी तो वो स्थल उसी का नाम पे तो है, तो इसलिए 1921 में हड़प्पा यानी कि पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, यहां समझ में आ गई। उसके बाद थोड़ा एक चीज और बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विस्तार है, जो आकृति है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो
विस्तार है वो किस टाइप का है, वो सर त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये वर्तमान में इसका आकार चेंज होता जान लग रहा है, यानी कि वर्तमान में या चतुर्भुज 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 इसके नीचे मात्रा भी, यानी कोणीय चतुर्भुज के आकार में बढ़ती जान लग रही है, यानी कि स्थल थोड़े और बढ़ते जान लग रही है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। ये तो नहीं याद है तो पढ़ लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, यानी कि नामकरण के दिया, किसने के नाम दिया। ठीक है, अब देखो सिंधु सभ्यता किसने कहा था, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे मिली थी तो सिंधु सभ्यता कहा। किसने कहा था, जिसने टीम बनाई होगी, यानी कि जॉन मार्शल ने कहा। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी यानी कि उसने सिर्फ सिंधु सभ्यता कहा, और सिंधु सभ्यता के बीच में घाटी शब्द किसने जोड़ दिया, उसने रफीक मुगल ने। और इससे ने और के नाम दिया था वृद्ध, यानी कि काफी समृद्ध, यानी काफी दूर तक फैली हुई थी, यानी कि वृद्ध सभ्यता भी किसने कहा था, रफीक मुगल ने। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता किसको कहा, किसने कहा, हड़प्पा सभ्यता सिर्फ वर्तमान में प्रचलित है, ऐसे लिख लो, वर्तमान में प्रचलित है, क्योंकि हड़प्पा का जो स्थल था वो पहला खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। वर्तमान में वैसे प्रचलित है, कोई नाम मत लेना इसका कि वही वैसे प्रचलन में आ गई थी। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है वो क्या है, कार्यकाल वो है, यानी कि जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग तो बताया गया था 3250 से लेकर है ना 2750 तक। ठीक है, ये 1-2 साल की किसी भी रूप में आगे पीछे दिए जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपको टाइम पीरियड थोड़ा 1-2 साल या 2-3 साल ऊपर नीचे करके देख लेना है। ठीक है, लेकिन जो कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग, सी कार्बन 14 के अकॉर्डिंग जो कार्यक्रम बताया ना, कार्यकाल बताया गया है वो बताया गया है 2350 से लेकर 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कार्यकाल माना गया है। ठीक है, कई बार 2350 की जगह या 1900 भी आ जाए। ठीक है, लेकिन फॉर अपने एग्जाम ऑप्शन के हिसाब से आपने क्लिक करना है, यानी कि मेन यू मानना है, अगर 1750 नहीं तो फिर 1900 भी लगा उसको आप। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, यानी कि हरियाणा में पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो पढ़ने वाले हम राखी गढ़ी को पढ़ने वाले, यानी कि हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, घाटी के स्थल मान लो, लिख लो, मान लो भाई। तो पहला है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कित है, हमने अब साइड में कॉर्नर में देख भी लिया हुआ, राखी गढ़ी में क्या लगा रखा है मैंने, क्योंकि उसमें जो अवशेष मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं उनके ऊपर बतावांगे, जिसमें एक कंकाल मिल रहे हैं। ठीक है, तो राखी गढ़ी कहाँ पे है, वर्तमान में हिसार में, वर्तमान में हिसार, और तहसील की बात करो तो नारनौल में, नारनौल तहसील में। ठीक है, और किस नदी के किनारे, दृष्टदती नदी के किनारे, दृष्टदती नदी के किनारे, जिसे हम गग्गर भी बोलते हैं। ठीक है, गग्गर के किनारे स्थित है। 1963 में इसका उत्खनन कराया गया था, किसके द्वारा, सूरजबान के द्वारा, सूरजबान के द्वारा। उसके बाद फिर दोबारा तक उत्खनन इसका कराया गया था 1997 से लेकर 1999 तक। किसने कराया था उस टाइम पे, फिर अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में इसका उत्खनन दोबारा करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद राखी गढ़ी आज के टाइम पे सबसे बड़ा स्थल है, हड़प्पाकालीन स्थल है। पहले था धोलावीरा, लेकिन आज के टाइम पर राखी गढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, पहले धोलावीरा था, धोलावीरा कड़ा है गुजरात में। ठीक है, और धोलावीरा किस नदी के किनारे था, लूनी नदी के किनारे। ठीक है, और राखी गढ़ी साक्ष्य की बात कर लें, देखो यार
तो लिख दूं मैं 1 पॉइंट, बाकी अगला पेज पे लिख देंगे। साक्ष्य में जो मैं बताना चाहूँ जिसके कारण यह स्लाइड लगा रखी है, याद राखी गड्डी में कंकाल मिले हैं और उनने कंकालों की डीएनए की प्राप्ति हुई है, यानी कंकालों से डीएनए की प्राप्ति हुई है। राखी गड्डी के कंकालों से डीएनए की प्राप्ति हुई है, ठीक है। और देखो ये कंकाल हैं, ये दफना रखे हैं। इसमें साथ साथ ये दो चीज और देखी होगी आपने, यानी कि राखी गड्डी में कंकाल के साथ बर्तन दफनाने का भी रिवाज था, ठीक है। यानी कि लिखो इसमें कि कंकालों के साथ बर्तन के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यानी कंकालों के साथ बर्तन दफनाने का, कंकालों के साथ बर्तन दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं, इसीलिए स्लाइड लगाई गई थी ताकि देखने तक ज्यादा याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद इससे मैं कंकाल मिले हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लूं मैं। 2 प्रेमी जोड़ों के भी साक्ष्य मिले हैं। यहां से और के साक्ष्य मिले हैं, 4500 वर्ष पुराने प्रेमी जोड़े के साक्ष्य मिले हैं। प्रेमी जोड़े के कंकाल मिले हैं। अब इसमें प्रेमी जोड़ा मैं क्योंकि बोलने लग रहा हूं, क्योंकि एक साथ एक के उसमें कब्र में 2 कंकाल मिले, कहने का मतलब, ठीक है। यानी कि भाई वो प्रेमी जोड़े हो सकते हैं, इसलिए उनको एक साथ दफना दिया गया हुआ। या फिर इसमें एक चीज और ऐड कर सका, मतलब आप सिर्फ आइडिया लगा सका कि भाई अगर किसी के पति की मृत्यु होगी तो साथ में उसको लुगाई को भी वहीं दफना दिया गया हो। ऐसे भी हम अपनी ओर से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो रिटर्न में हम पढ़ रहे हैं वो 4500 वर्ष पुराने प्रेमी जोड़े के कंकाल हैं, यानी कि उनको प्रेमी मान लिया गया, प्रेमी मान जोड़े थे, ठीक है। उसके बाद कब्रिस्तान मिले हैं। अब कंकाल मिले तो ऑब्वियस सी बात है कब्रिस्तान तो होंगे ही। कब्रिस्तान, 1 मिनट यो कम काम करने लग गया। कब्रिस्तान से कितनी कब्र मिली है, यानी कि 70 कब्र मिली हैं, 70 कब्र मिली हैं। यानी कब्रिस्तान पे तो कंकाल मिलेंगे, इसलिए कब्रिस्तान से 70 कब्र मिली हैं राखी गढ़ी से, ठीक है। डीएनए की प्राप्ति होगी। और उसके बाद हमने ये पढ़ा है, यानी कि प्रेमी जोड़े के कंकाल मिले हैं। और राखी गढ़ी को और क्या कहा जाए, अन्य साक्ष्य में लिखो, यानी कि अन्य इंफॉर्मेशन लिखो। साक्ष्य तो हमने पढ़ ली इतनी है, यानी कि राखी गढ़ी को और क्या कहा गया है सर? राखी गढ़ी को मोहन जोदड़ो की बहन कहा गया, की बहन कहा गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक इतिहासकार थे जिनको हम एम फड़के, ये इतिहासकार हैं। एम फड़के के अनुसार राखी गढ़ी को पूर्वी हड़प्पा की राजधानी कहा गया। राखी गढ़ी को एम फड़के के अनुसार राखी गढ़ी को पूर्वी हड़प्पा की राजधानी कहा गया, ठीक है, राजधानी कहा गया। ये क्लास देखने के बाद है ना, फिर सिंधु घाटी से बता से हरियाणा से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहां से दोबारा खुदाई किसने करवाई थी? राखी गढ़ी में दोबारा खुदाई किसने करवाई? दोबारा खुदाई डॉक्टर वसंत सिंह ने, डॉक्टर वसंत सिंह, ठीक है। उन्होंने दोबारा से राखी गढ़ी के अंदर खुदाई करवाई गई थी, ठीक है। उसके अलावा राखी गढ़ी की अब भी भाई खुदाई चल रही है, जो इसार के आसपास के बच्चे होंगे, मेरा भी होगा। यानी कि 2020 में राखी गढ़ी के साथ साथ अन्य 5 स्थलाती विकसित करण खातर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 5 करोड़ का वो पास कराया गया था, बजट पास कराया गया था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है जो हम स्थल पढ़ने वाले हैं वो है बनावली। बनावली कहां पे है? बनावली फतेहाबाद में है, यानी राखी गढ़ी हिसार में था, बनावली फतेहाबाद में है। ये किस नदी का किनारा था? सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। और इसका उत्खनन किसने करवाया था, यानी कि खुदाई किसने करवाई थी? RS बिष्ट,
RS बिस्ट के नेतृत्व में कब करवाई गई? 1973-74 में करवाई गई थी। ठीक है, यार तो जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य है ना, देखो कई बार क्यों है, बर्तन तो हर सभ्यता में यूज हुए होंगे, तो बर्तना तो इतना कोई इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये जड़ भी आप कोई भी खुदाई का होगी, ऑब्वियस सी बात है, इंसान रहते होंगे थोड़े तो बर्तन तो मिले होंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो अलग मिली होगी ना, वह चीज उठते पूछी जाओगी। ठीक है, ये देखो यहाँ से बनावली से जो साक्ष्य मिले हैं, कहा किस चीज के साक्ष्य मिले हैं भाई? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, यानी कि ऑब्वियस सी बात है भाई, वहां पे खेती होगी, खेत जोत रखे होंगे, और जब खेत जोत रखे होंगे तो मिट्टी का हल मिला है, वहां पे हल तय करी होगी, यानी कि बनावली में कैसे लिखो उसको? मिट्टी का हल मिला है, ऐसे लिखो, मिट्टी का, एक मिनट ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना है, मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, और अब ऑब्वियस सी बात है, हल मिला है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, तो फसल भी मिली होगी, यानी कि जो के साक्ष्य मिले हैं, जो के साक्ष्य मिले हैं, जो के साक्ष्य मिले हैं, हल मिल गया और खेताई प्रमाण मिल गई। तो फिर एक चीज और जो गामा की चीज है, बैलगाड़ी हुआ करती, बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी मिले, पहियों के निशान भी मिले। ठीक है, और यहाँ पर सड़क मिली है शतरंज टाइप में, यानी सड़कें मिली किस टाइप की? शतरंज के जालनुमा, शतरंज के जालनुमा, यानी एक दूसरा काटा कर दी, मनो चौराहे बनाया करते बहुत घने। ठीक है, एक दूसरा को क्रॉस कराया करती। अच्छा, और एक मात्र स्थल है जाड़ता है, मात्र देवी की 2 मरण मूर्तियां मिली हैं, एक मात्र स्थल है जो बनावली, एक मात्र स्थल जहां से मरण मूर्तियां मिली हैं, मरण मूर्तियां मिली हैं, और कितनी? 2 मरण मूर्तियां मिली। ठीक है, उसके अलावा बनावली में क्या पढ़ सकता? अग्नि वेदिका, यानी कि जो हवन कुंड में जल करें सामग्री, वहां मिली है अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और एक विचित्र मुद्रा मिली है, यानी कि सिक्का मिला था एक, जिस पर एक दड़ है शेर का और एक सींग है, बैल वाला सींग है, वो मिला है, यानी कि एक विचित्र मुद्रा मिली है, विचित्र मुद्रा मिली है, जिसका दड़ तो शेर जैसा था, ठीक है, और बाकी सींग बैल की तरह थे, सींग बैल की तरह, यानी कि शरीर शेर का था और मुंह पर टाइप में बैल का टाइप का था, वो बैल की तरह था। इस टाइप का एक चित्र मिला है मुद्रा को। ठीक है, उसके बाद दांत, हाथी दांत में हड्डियों के खिलौने मिले हैं, बस लास्ट चीज में हाथी दांत व हड्डियों के खिलौने मिले, हड्डियों के खिलौने मिले। ठीक है, बस इसके बाद हम कुणाल को पढ़ेंगे। देखो राखी गढ़ी में हमने क्या पढ़ लिया, जुते हुए खेत मिले हैं, एक तो इंपॉर्टेंट ये हो गया, मिट्टी का हल मिला है, जौ के साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी में पहियों के निशान मिलते हैं, सड़क मिली है जो कि शतरंज के जालनुमा, यानी एक दूसरा काटा कर दी चौराहे पर, एकमात्र स्थल है जहां मरण मूर्तियां मिली हैं, 2 मरण मूर्तियां मिली, अग्नि वेदिका मिली है, यानी कि हवन में डालने खातर जो सामग्री है वह मिली है। अच्छा, विचित्र मुद्रा मिली है, विचित्र क्यों बोल रहा है इसमें? यानी कि शरीर एक शरीर है, दड़ तो शेर का है और बाकी फिर बैल की तरह उसका शरीर है, यानी कि सींग है उसका, यानी कि शेर का सींग थोड़ी आ रहा है, तो इसीलिए इसको विचित्र मुद्रा बोला गया है। और हाथी दांत के और हड्डियों के खिलौने मिले। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कुणाल। तीसरा स्थल हमारा कुणालगढ़ फतेहाबाद में हुई,
फतेहाबाद में, ठीक है। यो भी कित मिले हैं, कौन सी नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। इसका उत्खनन कब हुआ था जी, 1986 में एम आचार्य और जेएस खत्री है, ठीक है। यहां से देखो साक्ष्य जो इंपॉर्टेंट है, सोने का मुकुट मिला है यहाँ पे, सोने का, देखो ये बनावली में तो कोई मुकुट वगैरह तो नहीं मिला ना, तो अगर सोने का मुकुट की क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जाएगा, सोने का मुकुट मिला है यार कहां से, कुणाल से। और जो सोने का मुकुट मिला है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का बताया गया है, ठीक है। सिंधु ब्रैकेट में लिख लो, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का मुकुट बताया गया है, इसको पहले का होने का प्रमाण बताया गया इसमें। अच्छा, मकान में सोने चांदी के गहनों का एक खजाना मिला है, मकान में सोने चांदी के आभूषणों का खजाना मिला है, आभूषणों का खजाना मिला है, ठीक है। और साक्ष्य में मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का एक कांटा मिला है, ठीक है, यानी कि मछली पकड़ा दे तालाब में था। उसके बाद चपटी कुल्हाड़ी मिली है, चपटी कुल्हाड़ी, और यह कुल्हाड़ी किसी थी, तांबे की, ठीक है। और यहाँ पे बाकी तो और मकाना में सीधे मकान बने थे, यहाँ पे गोल मकानों के साक्ष्य मिले हैं, गोल यानी कि जितने मकान थे यहाँ पे इस तरीके से बना रखे थे, गोल मकान, गोल मकानों के साक्ष्य मिले। इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें नु बताया गया कि ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ईंटों का इस्तेमाल नहीं था भी, ठीक है। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कौन से स्थल पर मकानों के अंदर ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो वो कुणाल थी। और किस टाइप के मकान थे, गोल मकान थे। यार एक चीज और लिखना चाहूं तो मैं इसमें, यानी कि वी आकार के, यानी कि उल्टा वी आकार का बाणागर मिला है, बाणागर समझो, यानी कि बाण मिला है, तो बाण तो नहीं तो है, ठीक है। तो उल्टा वी आकार के बाणागर मिले, ठीक है। बस कुणाल सिंह इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिर्फ हम वो नोट करते चलना करें, नो भी नहीं कि जमा ऊपर ऊपर तो पढ़ना रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बिरडाना। चौथा स्थल हमारा कौन सा होगा, बिरडाना। बिरडाना कड़ा सर, यो भी फतेहाबाद में, कुणाल भी फतेहाबाद में, और बनावली भी फतेहाबाद में, 3 स्थल पढ़ लिए हमने फतेहाबाद के, तो ये भी फतेहाबाद में, ठीक है। और यहाँ इसका उत्खनन जी, उत्खनन पढ़ो पहले तो इसके बारे में, उत्खनन, इसका उत्खनन किसने करवाया था, 2003-4 में LS राव के द्वारा करवाया गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि हरियाणा की सबसे जो पुरानी बस्ती थी ना पहले, वो बिरडाना हुआ करती, सबसे पुरानी बस्ती हुआ करती है। लेकिन ईव कुणाल न माने जाओ, कुणाल को सबसे पुरानी बस्ती माना जाए, और कुणाल तक पहला बिरडाना सबसे पुरानी बस्ती माना गया, ठीक है। यानी कि विश्व का सबसे प्राचीन स्थल हुआ करता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, यदि मुंह मत लगा दियो, शब्द पुरानी बस्ती आई है, लेकिन ई फिलहाल वर्तमान में कुणाल को माना जाता है। यहाँ से और क्या मिला है, काश्य की नृत्य की मूर्ति मिली है, काश्य की नृत्य की मूर्ति, ठीक है। उसकी नकल मिली है, काश्य की नृत्यकी की मूर्ति की नकल, और वो भी क्या पे मिली है, एक बर्तन पे मिली है, मूर्ति की नकल बर्तन पर उकेरी गई है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और वैसे अगर मैं कहूं कि नृत्यकी की मूर्ति कहां से मिली है, वो तो मिली है मोहनजोदड़ो है, ठीक है। लेकिन उसकी नकल कड़त मिली है, वो बिरडाना से मिली है, और बिरडाना में किस बर्तन के ऊपर उकेरी गई थी, ठीक है। यानी कि अगर इन्होंने पूछा क्वेश्चन में आ जाए कि नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली, तो आपको ऑप्शन लगाना है कि मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि उसकी नकल बर्तन पर उकेरी हुई कहां से मिली है, तो वो फिर बिरडाना हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद और सभ्यता कौन सी रहेगी, फरमाना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे आसपास की, फरमाना खास, जिसने दक्ष खेड़ाई बोलते हैं, कौन सी 5वीं थी,
फरमाना और खास और लगा दी इसमें। और इसने क्या बोल लग रहा है दक्षखेड़ा, दक्षखेड़ा कड़ा है यू रोहतक में, मैम दो रही है रोहतक में, कौन सी तहसील के पास, मैम तहसील के पास, ठीक है। इसका उत्खनन किसने करवाया था, इसका उत्खनन करवाया था वसंत सिंधे ने। एक वसंत सिंधे थे, नाम आपने पहले ही बताया था जी हाँ। तो देखो पेज पलट के किसने के लिखवाया था, वसंत सिंधे व विवेक दांगी ने, विवेक दांगी ने इसकी खुदाई करवाई यानी उत्खनन करवाया था। वसंत सिंह ने पढ़ लिया हो तुमने, हाँ बस दिमाग में आ गया वो, इतना ही बहुत है। यानी कि 2 बार है उत्खनन करवाया था उसने, किसका मैं नाम नहीं लूंगा, तो हमने खुद पढ़ना ही, विवेक दांगी ने करवाया था इसको। भाई राखी गढ़ी के बाद ये सबसे बड़ा जो राखी गढ़ी का स्थल माना गया है, इन्हीं राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है यो। राखी गढ़ी के बाद, राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी, सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है, सभ्यता स्थल है, ठीक है। ये भी यहाँ है जो साक्ष्य हैं वो लिख लो, अच्छे साक्ष्य मिले हैं अड़ तक के मिले हैं देख लो। पहला तो परमाणा के लोग मतलब मसाले वगैरह घने खावे, इसलिए यहाँ से मसालों का साक्ष्य मिला है, मसालों का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और सर यार 27 कमरों की नींव मिली है, 27 दूसरा है 27 कमरों की नींव के साक्ष्य मिले। बिल्कुल हाथ लिख कर समझाने लग रहा हूँ, इसके साथ साथ जो मैं लिखूं तो नींव अपने भी नोट्स बना रही हूँ, ठीक है। 27 कमरों के नींव के साक्ष्य मिले हैं, साथ के साथ फिर स्नानागार भी मिला है, रसोई घर भी मिला है, स्नानागार और फिर रसोई के भी साक्ष्य मिले। रसोई है तो भाई मसाले तो होंगे, ठीक है। अच्छा घर के बीच में आंगन के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि घर के बीच में सभी के बीच में आंगन के भी साक्ष्य मिले, आंगन के भी साक्ष्य मिले। कहने का मतलब 27 कमरे ही बनवा दिए, फिर स्नानागार भी है, रसोई भी है, तो फिर आंगन ने क्यों छोड़ा, तो आंगन के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां से भाई 70 कब्रों के साक्ष्य मिले हैं, यहां से 70 कब्रों के साक्ष्य मिले, ठीक है। यार तो 70 कब्र के साक्ष्य मिले। इस तरह फालतू की कब्र, इस तरह फालतू कब्र मिली है सर, हाँ वो मिली है यूपी में, यूपी बागपत में कितने कब्र के साक्ष्य मिले हैं, 116 कब्र के साक्ष्य मिले हैं। कब्र का हमेशा चिन्ह लगा दी, कब्र, कब्रों के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद फरमाना से और क्या मिले हैं, खाना पकाने के लिए मसालों का उपयोग करने वाली पहली सभ्यता थी, ऐसे लिखो। पता तो दिया हमने मसाला के, लेकिन पहली सभ्यता खाना पकाने के लिए, एक लाइन और लिख दो, खाना पकाने के लिए मसालों का उपयोग करने वाली पहली सभ्यता थी, उपयोग करने वाली पहली सभ्यता, ठीक है। उसके बाद यहां से भी मसाले होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जौ के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, बाजरा के, लहसुन के और हल्दी के भी साक्ष्य मिले, ठीक है। ये चीज पाई गई थी जब इन्होंने कहा गया था कि यहाँ से मसालों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। बस इसके बारे में इतना पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तिगड़ाना। तिगड़ाना कहाँ पे है, भिवानी के अंदर, छठा होगा आज कंप्लीट करते हैं इसने, यानी कि एक क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट है। तिगड़ाना कहाँ है, भिवानी के अंदर, ये भिवानी में मिला है। और इसकी उसका उत्खनन 1974-75 में, और इसकी जो पहचान करी गई है वो हड़प्पा कालीन गांव के रूप में करी गई, यानी कि हड़प्पा का एक गांव था। इसकी पहचान लिखो यहाँ पे, इसकी पहचान हड़प्पा कालीन एक गांव के रूप में हुई थी, यानी कि हड़प्पा का एक गांव था, गांव के
हड़प्पा कालीन गांव के रूप में लिखना था, रूप में। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है स्टार बना के लिख लो यार। साक्ष्य, जो एक चीज याद रखनी इसमें था, टिकटाना तक ये मिल गया फियांस की चूड़ियां, फियांस की चूड़ियों के साक्ष्य मिले, फियांस की चूड़ियों के साक्ष्य मिले। और क्या मिला है, वह मन के मिले। एक लाइन में लिख लो, मन के मिले। बस, इस तो अलग और कुछ याद नहीं रखना। तिगड़ाना था, तिगड़ाना की पूछ लो है कड़ायो, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। साक्ष्य के मिले हैं फियांस की चूड़ियां। अच्छा, चूड़ियां और भी आऊंगी, लेकिन उनमें कांच की चूड़ियां पाऊंगी, लेकिन ये फियांस की चूड़ियां हैं, यानी फियांस की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं तिगड़ाना के अंदर। नेक्स्ट है फिर भगवानपुर। भगवानपुर कितना है, कुरुक्षेत्र में है सर ये तो। हाँ, और इसकी जो खुदाई है यानी उत्खनन है वो कब हुआ था, वो आया था 1975-76 में। जरूर नहीं सबका याद रखना, लेकिन फिर भी अगर किसी का याद रहे तो दी बेस्ट है। जीपी जोशी के द्वारा, जीपी जोशी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यहाँ से क्या मिले हैं, मिट्टी की बड़ी संख्या में बर्तन मिले। इन्होंने पूछा मिट्टी की बड़ी संख्या में बर्तन, बर्तन तो सारे तो मिले हैं। अगर नो क्वेश्चन पूछ लिया जी बड़ी संख्या में बर्तन, तो भगवानपुर में मिट्टी के बड़ी संख्या में बर्तन, कहां से मिले हैं, भगवानपुर से। भगवानपुर कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, लाल स्लेटी रंग के बर्तन मिले हैं। किस कलर के थे, लाल और स्लेटी। इसे ऐसे बर्तन भी पाए जाते होंगे जो अपना बांटे का आ रहे हैं। ठीक है, भगवानपुर का एक नोट बना के लिख लो, प्राचीन नाम क्या है। भगवानपुर का जो प्राचीन नाम है वो बागपुर है। ठीक है, बस। उसके बाद यहां से चूड़ियों की बात करी थी मैंने, 2 मिनट भी तो घनी होगी मेरे साथ। तो यहां से कांच की चूड़ियां मिली, कांच की चूड़ियां मिली। और फियांस की चूड़ियां ये भी बताई थी तिगड़ाना में, चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और किसकी, कांच की चूड़ियां और तांबे की चूड़ियां भी यहीं से मिली। 2 अलग अलग लाइन में लिखा था कि याद हो जाए। ठीक है, और कांच की चूड़ियों के रंग किसे किसे थे सर, रंग भी बता दो। सफेद थे, सफेद रंग की थी, काले रंग की थी और आसमानी रंग की चूड़ियां थी। ठीक है, यानी कि फियांस की चूड़ियां तिगड़ाना के अंदर और कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां ये भगवानपुर के अंदर। और जो कांच की चूड़ियों के जो रंग थे वो सफेद, काले और आसमानी रंग के मिले हैं। ठीक है, बस। इसके बाद साइड दी मिथ्या तल बाजू, मिथ्या तल भी तामने बेरा हुआ कटा जी भी में है। मिथ्या थड़, मिथ्या तल कहां पे है, भिवानी के अंदर है। किस नदी के किनारे सर, चेतांग नदी के किनारे। ठीक है, एक किनारे चेतांग नदी के किनारे। इसकी खुदाई जाना पहचाना नाम 1968 में सूरजबान है। यो नाम तो ना गवी में लगाई, अगले पे स्लाइड में मिल जाएगा। ठीक है, यहां से 2 बाले मिले, यहां से 2 बाले मिले हैं। यार आज तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी एक बार क्लास लेनी जरूरी थी। उसके बाद है यहां से तांबे के 13 छल्ले मिले हैं, तांबे के 13 छल्ले मिले। ठीक है, और इसके अलावा सर सोने के सिक्के मिले हैं। यहां से किस सोने के जो सिक्के मिले हैं वो किस टाइम के मिले हैं, गुप्त तथा कुषाणकालीन। लिखो, गुप्त व कुषाणकालीन सोने के सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, बस मिथा तलते इतना ही पढ़ना है। अगर एक चीज और लिखना चाहो तो इसकी इसमें सड़क मिली है कितनी, 1.5 मीटर से लेकर 3.10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है। जो सड़कों की चौड़ाई मिली है कितनी थी आपसे, 1.5 मीटर से लेकर 3.10 मीटर तक सड़कें चौड़ी दिया। ठीक है, बेस्ट फटाफट ना जो सीसवाड़ सभ्यता। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, सीसवाड़ सभ्यता से भी क्वेश्चन मैंने दिया है, ज्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं,
जो की पॉइंट्स हमारे जो इंपॉर्टेंट है पूछे जो हम इस सभ्यता है। सीसवाड़ सभ्यता की था जी। सीसवाड़ कहाँ पे है? आदमपुर में है। और आदमपुर कड़े है तो हमने कौन एमएलए बना कर यहाँ थे? बिश्नोई। और उसके बाद आदमपुर हिसार जिले में कुलदीप बिश्नोई का हेड एमएलए बने। ठीक है, उसके बाद उनके लड़के ने चुनाव लड़ा था यहाँ से। सीसवाड़ सभ्यता का किस नदी के किनारे है सर? चेतांग नदी लगता है। चेतांग नदी, चेतांग नदी तो आपने भी बताया था सर, मिथा तल में भी। हाँ बिल्कुल। और चेतांग नदी के किनारे मिला है। इसका उत्खनन भी सेम मिथाथिल वाली चीज है अड़े भी 1968 में किसने करवाया? सूरजभान ने। मैंने भी बताई थी कि यह चीज ही तुमने जाना पे नाम है, अगली स्लाइड में भी देखने मिलेगा। ठीक है। और यहाँ से क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं सर। अच्छा, बर्तन तो आपने कई जगह बता ली सर, लेकिन ये बर्तन वो बर्तन नहीं ना यार। तो बर्तन नो हुआ क्वेश्चन कि सीसवाड़ सभ्यता के जो बर्तन है वो कालीबंगा के बर्तनों से मेल खाते हैं। ठीक है, यहाँ के बर्तन कालीबंगा के बर्तनों से मेल खाते हैं। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है क्या मिला है सर? तांबे के अत्थे का गंडासा। तांबे के अत्थे का गंडासा मिला है। ठीक है। और भी कुछ चीज याद भी है भाई, बिल्कुल और भी चीजें बताने की। चित्र मिले हैं। किसे टाइप के चित्र सर? काले और सफेद रंग के। काले व सफेद रंग के चित्र मिले हैं। सफेद रंग के चित्र मिले हैं। टैब पर लिखाई थोड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी आ जाएगा धीरे। ठीक है। एक दो लाइन और लिख लो बस इसके बारे में। यहाँ के लोग खाल यानी कि पूर्णतः यहाँ के लोग खाल से, ऊन से और रुई से वस्त्र बनाने से प्रचलित थे। यानी कि परिचित थे, प्रचलित नहीं, परिचित थे। खाल से, ऊन से, रुई से वस्त्र बनाने से परिचित थे। यानी कि इनके वस्त्र बना दिया अपना हरियाणा में बनाते हैं। जो दादी नानी है सड़ई लेके किसी की स्वेटर वगैरह बना दी। ठीक है। और एक लास्ट लाइन इस सभ्यता की। इस सभ्यता के लोग किस जाति के थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। ठीक है। बस इस वाले सभ्यता भी अपनी कंप्लीट होगी। ये व्यक्ति दो चीज बता दूं मैं, यानी कि जो गिरावट है, गिरावट है वो पाया जाओ कहाँ पे सर? वो रोहतक में है। ठीक है। ये रोहतक में इसकी खुदाई विवेक दांगी ने करवाई थी। बस की पॉइंट है गणे, डिटेल में नहीं जाना इसमें। विवेक दांगी ने करवाई थी, लिख लोगे ना, दांगी नुआ हुआ, विवेक दांगी ने करवाई थी। ठीक है। यार्ड तक ये मिली हैं। मृत बांड मिले हैं। मृत बांड पकाने के लिए 2 भट्टियां मिली हैं। 2 भट्टियां मिली। ठीक है। उसके बाद बाड़ू कैथल। बाड़ू कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। बस ये रख। बाड़ू कहाँ पे है? जो कैथल के अंदर है। उसके बाद दौलतपुरा कुरुक्षेत्र के अंदर है। दौलतपुरा कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसकी पहली खुदाई 1968 में और दूसरी खुदाई 1976 में। पहली खुदाई दौलतपुरा जो कुरुक्षेत्र में, इसकी पहली खुदाई 1968 में और दूसरी खुदाई क्लास न जल्दी खत्म कराएंगे 1968 और 1976 में। यहाँ पर और क्या मिले हैं? आर्यों के साक्ष्य मिले हैं। आर्यों के साक्ष्य मिले। ठीक है। बस एक लास्ट है बोला खालसा। अगर नाम सुने आ जाए किते तो पूछ ले कि बोला खालसा कहाँ पे है? बोला खालसा सर करनाल। ठीक है। यार तो सिर्फ एक की चीज पढ़नी है यहाँ से। हड़प्पा कालीन और महाभारत कालीन दोनों के साक्ष्य मिले। हड़प्पा कालीन और महाभारत कालीन दोनों के साक्ष्य मिले हैं।
ठीक है। बस यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी हरियाणा में स्थल थे ना सारे अपन ऑल ओवर डिस्कस कर लिए हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन में आए हैं, ठीक है, यानी कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे स्थल अपन ने मोटे मोटे डिस्कस कर लिए। जो डिटेल में डिस्कस करने के थे वो डिटेल में डिस्कस कर लिए, और जो जिनके बारे में सिर्फ आपने नॉलेज होनी चाहिए कि वो स्थल कहाँ पे है तो वो भी डिस्कस कर लिया हमने। तो यहाँ से आपका सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। तो जिसने भी यह इंफॉर्मेटिव जो भी इस क्लास में दी गई है वो बढ़िया लगी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, चैनल सब्सक्राइब करके ना वीडियो ना लाइक भी कर दिया करो, और हो सके तो पॉजिटिव कमेंट जो तुमने लग गए तो कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू भाई, और क्लास ने शेयर करने की कोशिश करा करो। धन्यवाद।